हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक नया चैप्टर, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, आप बहुत ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, तो आपके लिए समरी लाए हैं, शॉर्ट समरी लाए हैं कि जिसमें आपको कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर खत्म करें, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, एक बार ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर का क्या मतलब है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स रिटायरिंग पार्टनर सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग पार्टनर। मतलब तीन पार्टनर है, एक पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद फर्म अपने आप को क्या करती है, कंटिन्यू करती है। तो इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब वो पार्टनर रिटायर क्यों होता है, या तो उनकी पार्टनर से बन नहीं रही, या वो विल से रिटायर होना चाहता है, या बुजुर्ग हो गया, कहता है मैं बिजनेस में चालू नहीं कर सकता। तो कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है, a new partnership is prepared on the basis of which the firm operates. ठीक है, a partner में entire firm from the firm if there is an agreement to that effect। अगर कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऐसे हो सकता है कि उनके बीच में एग्रीमेंट है कि 4 साल बाद रिटायर हो सकते हैं, 5 साल बाद रिटायर हो सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आप जब चाहे रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, इफ द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल ऑल द पार्टनर एग्री टू इट्स रिटायरमेंट। मतलब क्या है, सभी पार्टनर चाहते हैं कि आप पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले लो, हमारी बन नहीं रही, आप साइड हो जाओ, हमारे को पार्टनरशिप कंटिन्यू रखने दो। ठीक है, if the partnership is at will by giving a notice written to the remaining partner of his decision to the retire। या कोई पार्टनर विल में लिख के दे देता है कि मैं पार्टनरशिप से रिटायर होना चाहता हूं। देखिए एक बात समझिए, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है ना, तो एक उसे पब्लिक नोटिस देना चाहिए, सभी पार्टनर को या फर्म को एक पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि ये जो पार्टनर था जो रिटायर हो रहा है, अब ये फर्म का हिस्सा नहीं है। क्या होता है, जब आप पार्टनरशिप में हो, हम पार्टनरशिप में 3 जने पार्टनर थे, अब जिनसे हम डील करते हैं और फर्म से, उसे पता है पार्टनर है, तो फर्म के बिहाफ पे वो भी तो डील कर सकता है ना। तो क्या होता है कि अगर उसने डील कर ली कोई पीछे से, तो वो किसका नाम आएगा, फर्म का नाम आएगा। तो आप एक पब्लिक नोटिस दीजिए, इसमें बोलिए कि ये फलाना पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है। अगर आप इसके साथ कोई भी डील करते हो तो इससे पर्सनल कर रहे हो, ना कि फर्म से कर रहे हो, क्योंकि ये फर्म से क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। ये खास बात ध्यान दीजिए कि आपको उसके लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। और देखिए पब्लिक नोटिस तो दे दिया, अभी जिन फर्म से आप डील करते हो, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, उन सबको बता दो भाई ये पार्टनर रिटायर हो गया है। कल ये फर्म के बिहाफ पे डील करेगा तो फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब पार्टनरशिप थी, 3 पार्टनर थे, एक रिटायर होता है, अब फर्म कंटिन्यू करेगी, तो एक पार्टनर अपना हिस्से लेके जाएगा जो रिटायर हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे ना। और क्या होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ रखा है। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल, हम क्या करेंगे, अच्छा वो क्या लेके जाएगा, वो सबसे ज्यादा किस चीज का पैसे लेके जाएगा, वो अपनी गुडविल का पैसा लेके जाएगा। जो रिटायरिंग पार्टनर है, तो हमारे को फर्म की क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी, और रिटायरिंग पार्टनर को वो इसका हिस्सा देना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, हम रिवैल्यूएशन एसेट्स करेंगे, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करेंगे, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है तो फर्म को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटी को दोबारा से रिवैल्यू करना पड़ेगा। रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, देखिए जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, वो जब पार्टनर फर्म में था उसी टाइम में रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बने होंगे। आपने जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, रिजर्व बना होगा, प्रॉफिट में से ही रिजर्व बनाते हो ना। और वो क्या कह रहा है, भाई टाटा बाय बाय मैं तो जा रहा हूं, तो भाई जो हमने प्रॉफिट कमाया, जो हमने रिजर्व बनाया, उसमें भी तो मेरे को हिस्सा चाहिए ना। तो इसके लिए जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, एक जैसी बात है कि जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, ये जो रिजर्व होते हैं ओल्ड रेशियो में पार्टनर के बीच में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो नए रिजर्व बनेंगे आने वाले टाइम में वो अलग है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, अब देखिए पार्टनर रिटायर हुआ, उसका पूरा हिसाब किताब निकाला, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, तो उसका कुछ अमाउंट निकलेगा, तो होता है रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट। अब एक तरीका या तो उसे लमसम दे दें, या हम उसे इंस्टॉलमेंट में दें, या एक और तरीका होता है क्या, हम उसका लोन खड़ा कर दें। मतलब लोन का मतलब क्या है कि उस जिस पार्टनर को हमारे को पैसा देना है, उसने इस तरीके से हमने बात करी, या जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है कि हमें उसे 20,000 रुपए देने थे, उसने कहा 20,000 रुपए की फर्म के क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, आप मुझे लोन देते रहो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है।
और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, इफ सो डिसाइडेड बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने उसे डिसाइड करा है तो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली क्या है, एक पार्टनर फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, वो अपना कौन कौन सा हिस्सा लेके जाएगा। जब वो जाएगा तो नेचुरल सी बात है वो अपना हिस्सा लेके ही जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, आप फर्म में फर्म कंटिन्यू रहती नहीं रहती, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, ठीक है जी। क्या है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फार्मूला, क्योंकि हमारे को चेंज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज द रेशो इन विच द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या मतलब है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, पार्टनर रिटायर हो रहा है, बाकी जो पार्टनर है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाएंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो बाकी पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके हिसाब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाएंगे। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसी के हिसाब से आने वाले टाइम में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ए कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है क्या होगा उसका, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, उनका जो पुराना प्रॉफिट है, माइनस प्रॉफिट शेयर टेकन, जितना वो शेयर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं, फ्रॉम द रिटायर्ड पार्टनर, लिखा है ना यहाँ पे, फ्रॉम द रिटायर्ड पार्टनर। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। क्या हो, देखो 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अपना हिस्सा फर्म में छोड़ के जाएगा, वो हिस्सा तो लेके जाएगा जो भी उसने गुडविल वगैरह का, लेकिन बेसिकली जो 3 में होती थी वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो नेचुरल सी बात है 2 पार्टनर तो गेन करेंगे और जो रिटायरिंग हो रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकाली है, तुम्हारा पुराना शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर है, पक्का? चलो जी, केस 1 क्या है, व्हेन वन पार्टनर रिटायर एंड द नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिटायरमेंट पार्टनर इज नॉट गिवन। मतलब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा है, एसकेडी 3 पार्टनर है, 1, 2, 1, 5, 1, 10 के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। फाइंड न्यू प्रॉफिट रेशो रिमेनिंग पार्टनर। एस रिटायर हो रहा है, के रिटायर हो रहा है और डी रिटायर हो रहा है, मतलब एक एक करके सब रिटायर हो रहे हैं। देखिए इनका हमने रेसिप्रोकल करा तो रेशो आई 5-4-1। ठीक है, अब क्या होता है, अगर सपोज करो कौन रिटायर हो रहा है, एस रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, जैसे 5-4-1 है, 5-4-1 है, ठीक है। अगर सपोज करो ये बंदा रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आएगी, 4/1, मतलब 4/5, 1/5। कुछ भी आसान नहीं है, जो मतलब रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा घटा दो। अब जैसे ये रिटायर हो रहा है, सपोज करो बी रिटायर हो रहा है, तो क्या रेशो हो जाएगी 5:1, तो मतलब 5/6 और 1/6। और अगर ये रिटायर हो रहा है तो 5/9 और 4/9। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसके अंदर ये निकालना। मतलब आप केस समझिए, केस को समझना बहुत जरूरी है कि अगर व्हेन द पार्टनर रिटायर, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी, तो इस हिसाब से आप उसकी नई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल भी लिखा हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ रही है, 1/5, 1/6 और 4/9, जैसे इसमें आपको बताया है। ठीक है, केस 2 क्या है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशो। पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, पार्टनर कह रहे हैं मैं एक एग्रीड, क्योंकि वो बता नहीं रखा ना रेशो, अब यहाँ पे बता रखा, उसमें नहीं बता रखा, तो उसमें वो बता रहा है कि किस रेशो में वो उसका हिस्सा लेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है किस रेशो में उसका हिस्सा लेंगे। तो लिखा है ABC 1/2, 3/10, 1/5 थी, इसमें बी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया, बी। एज ए शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1, देयरफॉर डी इज एडमिटेड 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब इसमें क्या हो गया, डी भी एडमिट हो गया। ठीक है, हाफ ऑफ विच वाज गिवन बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी। तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशो कितनी है, 1/2, 1/5, 1/2, 1/5। ठीक है, प्रॉफिट शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी, बी कितना कर रहा है, 3/10 का 2/3 इससे ले रहा है, ऐसे 3/10 का 1/3 उससे ले रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी हो गई, 1/2 प्लस 2/10, तो इसकी हो गई 7/10 और इसकी हो गई 3/10। तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर कितना है, टेकन बाय डी फ्रॉम ए एंड सी, वो कितने के लिए आया था, डी कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए। ठीक है ना, 1/4 के लिए आया था और वो 1/2 ले रहा है, तो कितना हो गया 1/8। और फिर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल दी, ओल्ड माइनस जो शेयर वो एक्वायर कर रहा है, शेयर गिवन कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को,
वो निकाल दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो आप समझिए कि रिटायरमेंट जब होती है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। हम जो टॉपिक करेंगे व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो जो गुडविल फर्म क्रिएट करती है, जनरेट करती है, वो अपना हिस्सा लेके जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उसका गुडविल का अमाउंट निकाला जाएगा। देखिए, अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप क्या करोगे, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब गुडविल को पार्टनर्स में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब ये दूसरा क्या हिस्सा है, दूसरा क्या है पार्ट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब इसमें क्या होगा, हम गुडविल की क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि जो उसका हिस्सा है जो लेके जाएगा कौन, रिटायरिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर उससे कौन सी रेशो में हिस्सा देंगे, ठीक है। तो ये तो क्या है, गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में है उसको वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑलरेडी दे रखी है, मतलब जो एडजस्टमेंट होनी है वो एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए XYZ 2 3 5, मतलब 2/10, 3/10, 5/10, गुडविल कितनी है, 50,000 रुपए। अब क्या दे रखा है, गुडविल कितनी है, 50,000 रुपए। अब ये 50,000 रुपए दे रखा है ना, इसको क्या करो, ओल्ड रेशो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एंट्री क्या होगी, X कैपिटल Y कैपिटल टू Z कैपिटल 50,000 रुपए, ठीक है। कौन सी रेशो में, 2:3:5, मतलब जो भी है। अब क्या कह रहा है, गुडविल इज वैल्यू 50,000, मतलब आज की डेट में, क्योंकि बीच में ही रिटायर होगा ना, तो गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45,000 रुपए दे रखी है। कह रहा है Y and Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, पास जर्नल एंट्री। अब आप क्या करोगे इस एंट्री के लिए, ठीक है, पहले क्या बनाओगे आप, वर्किंग नोट बनाओगे। क्या बनाओगे, वर्किंग नोट। तो गेन ऑफ ए पार्टनर कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड। अब इसमें न्यू प्रॉफिट रेशो कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, मतलब 1/2। तो 1/2 में से पुराना हिस्सा जो था वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो y का गेन होगा 2/10 और z का कितना होगा, अब z का जब निकालो तो z का कितना आ गया, 0 आ गया। तो बेसिकली कंपनसेट कौन करेगा, सिर्फ y करेगा, ठीक है। अब गुडविल का अमाउंट कितना था, 45,000, कितना था, 45,000, ठीक है। गुडविल का अमाउंट कितना था, 45,000, और 45,000 का कितना कितना y गेन कर रहा है, 2/10, तो ये कितना आएगा, 9,000 रुपए। तो इसका मतलब 9,000 रुपए y किसको देगा, x को देगा, क्योंकि x क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, लिखा है ना। और एंट्री क्या होगी इसकी, अगर आप करोगे तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बार बार सैक्रिफाइसिंग आता है, बेसिकली जो रिटायर हो रहा है वो भी तो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग बात है, क्योंकि वो उस जब सैक्रिफाइसिंग कर रहा है तो फर्म में बना रहेगा, लेकिन जब रिटायर होता है तो टाटा बाय बाय करके वो चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो हमने क्या देखा कि एक्स रिटायर हो रहा है, वाई और जेड या वाई उसको दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है इस केस में, क्या, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो भी अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसको भी क्या होगा, उसको भी क्या होगा, गेन होगा। जो पार्टनर हिस्सा ले रहा है वो सैक्रिफाइसिंग को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो एंट्री ए होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब तो ये तो देखो रिटायर हो गया, क्या हो गया, रिटायर हो गया। और ये जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये अपना हिस्सा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। अरमान, अनूप और सुशांत, ठीक है, 3:2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। सुशांत रिटायर हो जाता है, कौन रिटायर हो जाता है, सुशांत रिटायर हो जाता है, एंड हिज न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन अरमान एंड अनूप इज 1:2, मतलब अरमान और अनूप की क्या हो जाती है, 1:2। सुशांत रिटायरमेंट, गुडविल वाज वैल्यू 30,000। जब सुशांत रिटायर हो रहा है तो गुडविल की वैल्यू कितनी है, 30,000 है। बड़ा आसान है। देखिए कौन रिटायर हो रहा है, ये, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, अरमान और अनूप के बारे में। तो हम उसका गेन निकालेंगे। गेन का फार्मूला है न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट। तो गेन या सैक्रिफाइस का कितनी रेशो है, 1/3। 1/3 में से 2/6, 3/6 घटा देंगे तो इसका आ रहा है 1/6 सैक्रिफाइस। कितना आ रहा है, 1/6। ऐसे इसका निकालेंगे अनूप का, 2/3 में से 2/6 तो आ जाएगा 2/6 गेन। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सुशांत है वो तो क्या कर रहा है, रिटायरमेंट में, तो दस अनूप इज ओनली गेनिंग पार्टनर। अनूप क्या हो गया यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर हो गया।
ही विल कंपनसेट बोथ सुशांत और अरमान, मतलब सुशांत को तो देगा ही क्योंकि रिटायर हो रहा है, अरमान को भी देगा। गुडविल की वैल्यू कितनी है 30,000, सुशांत शेयर ऑफ गुडविल कितना है 30,000 का 1/6 कितना हो गया 5,000, ठीक है। तो वो 5,000 तो किसको देगा अरमान को देगा और 5,000 किसको देगा सुशांत को देगा। तो वो अनूप कितना देगा दोनों को 5-5 हजार रुपए दोनों को देगा, एक तो सुशांत को देगा जो रिटायरिंग पार्टनर है और एक अरमान को देगा जो क्या कौन सा पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है क्लियर है। चलो जी अब हम पढ़ते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। आपने पिछले चैप्टर में भी हिडन गुडविल पढ़ा हुआ है। क्या होता था हिडन गुडविल, जैसे सपोज करो कोई पार्टनर लेके आया 50,000 रुपए 1/5 शेयर के लिए, ठीक है 1/5 शेयर के लिए, तो हम रेसिप्रोकल करते थे तो ये 2.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब 3 पार्टनर है एक्स वाई है जेड, कैपिटल लेके आया, सपोज करो इन तीनों की कैपिटल मिलाकर बैठती है 2 लाख रुपए, ठीक है। हिडन गुडविल कितनी आ जाती थी 50,000 रुपए। अब इसे हिडन गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बात का मतलब वही है। क्वेश्चन को देखो समझ में आ जाएगा। ए बी सी है 1:3 की रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सी रिटायर हो जाता है, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज गेन ₹2,20,000, उसको कितना हिस्सा बनता है उसका 2,20,000, क्या बनता है 2,20,000। एंड बी एग्री टू पे 2,50,000 रुपए, उसका हिस्सा कितना बैठ रहा है कितना 2,20,000 रुपए है। और ए और बी उसको कितना दे रहे हैं 2,50,000। भैया 2,20,000 बन रहा है 2,50,000 क्यों दे रहे हो, तो हम उसको क्या कर रहे हैं 30,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो 30,000 रुपए किस चीज के दे रहे हैं गुडविल के दे रहे हैं, वही हिडन गुडविल है इस केस में। फुल सेटलमेंट क्लेम पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो अमाउंट कितना बैठता है उसका 2,50,000 दे रहे हैं, बैठ कितना रहा है 2,20,000 रुपए, तो ये क्या आ गया गुडविल का हिस्सा आ गया चंदू का 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए देने हैं फर्म को, फर्म कौन है फर्म का मतलब क्या है ए और बी, तो ए और बी क्या करेंगे इसको सेक्रीफाइस करेंगे जो भी इनकी रेशियो आएगी, मतलब इन्होंने गेन करा सेक्रीफाइस एक ही बात है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर, ए का गेन रेशियो दे रखी है 1 आया, बी का आया 5, 1:5 की रेशियो में ये क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब सेक्रीफाइसिंग रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा और ये देंगे बेसिकली। तो ए कितना दे रहा है, कितनी थी गुडविल 30,000 का 1/5 1/6 5,000, बी दे रहा है 25,000 और सी को कितना मिल रहा है 30,000। तो भैया हिडन गुडविल बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगला हम टॉपिक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, हम रिटायरमेंट पढ़ रहे थे और रिटायरमेंट में हमने देखा कि पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो क्या क्या उसको देना पड़ेगा, क्या क्या उससे मिलेगा। अभी हम थोड़ा इसको और समझते हैं। एक तो ये समझेंगे कि जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसको क्या मिलेगा या फर्म को उसे क्या देना पड़ेगा, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा तो क्या होगा। और जो हमने पढ़ा है अभी तक पिछली क्लासेस में आपने देखा है तो वो उसमें कुछ बता नहीं रखा, मतलब वो ईयर के एंड में मरा है, वैसे तो ऐसा होता ही नहीं कोई साल के एंड में मरे बिल्कुल, ठीक है ना। तो या रिटायरमेंट साल के एंड में ले, ठीक है। तो हम ये देखेंगे अगर वो साल के बीच में रिटायरमेंट ले लेता है तो वो कंडीशन में उसका प्रॉफिट या गुडविल वगैरह का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, क्या मिलेगा उसे, अमाउंट कौन सा मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को। अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय द प्रीपेयरिंग पार्टनर कैपिटल, उसके लिए हमारे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसी से उसका अमाउंट निकलेगा। देखिए क्या क्या होगा, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल या करंट अकाउंट का तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं डिटरमाइन क्या करना है हमारा, उसको बैलेंस डिटरमाइन करना है। तो बैलेंस डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले उसको ओपनिंग बैलेंस, शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, ठीक है। उससे हमारे को या तो प्रॉफिट निकलता था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस। अगर प्रॉफिट निकलेगा तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि अभी हमें ना क्रेडिट वाली आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट निकलेगा तो क्रेडिट आइटम और लॉस निकलेगा तो कौन सी साइड में आएगा डेबिट। शेयर ऑफ द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर कोई रिजर्व होगा और पार्टनर को मिल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को मिल रहा है, तो वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट में आएगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल का पैसा होगा उसका, और शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, और जिस डेट पे वो रिटायर हो रहा है उस डेट तक का जो भी प्रॉफिट उसका होगा वो उसको दिया जाएगा। उसको हम कैलकुलेट करेंगे, आने वाली क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, अब कौन कौन सा बैलेंस उसके अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है ना, कौन सा बैलेंस डेबिट होगा। डेबिट भी हो सकता है ना, हो सकता है आपको किसी पार्टनर से लेने हो, ठीक है ना, तो क्या होगा
ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट। अब आपका आपने बैलेंस लिखा, उसका स्टार्टिंग ही क्या आ रहा, डेबिट आ रहा है, आपको उससे पैसे लेने हैं, तो आप उसको क्रेडिट की जगह कौन सी साइड में चलाएंगे, डेबिट साइड में। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन रिटायरिंग पार्टनर। अब क्या है, उसने ड्राइंग निकाल रखी है, उस पर इंटरेस्ट देना है, तो कौन सी साइड में आएगा, कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। एडवांस ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म। अब लोन फर्म ने उसे दे रखा है, तो उसकी कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म को उससे लेना है, ठीक है। शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर में कोई लॉस हो रहा था, तो उसका जो शेयर होगा, लॉस में भी उसका हिस्सा होगा, वो भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और शेयर इन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मैंने आपको बता ही दिया। साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ और पार्टनर का कुछ बैलेंस निकलता है, निकलेगा, नेचुरल सी बात है, निकलेगा, तो उसका क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो जो उसका बैलेंस निकलता है, अगर हमारे को सपोज करो फर्म को उसे देना है, तो हम उस बैलेंस को पार्टनर के लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जैसे हमारे को उसको 20,000 रुपए देने थे, तो हम मान के चलेंगे वो जो 20,000 रुपए हमें उसे देने हैं, हमने फर्म के लिए उसको लोन क्रिएट कर दिया, मतलब फर्म उस लोन, उसके लिए फर्म के लिए लोन हो गया, और फर्म आने वाले टाइम पे उस लोन पे क्या देगी, उसको इंटरेस्ट देगी। समझ में आ गया। तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया क्योंकि वो क्रेडिट होता था, और उस जो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, मतलब जो उसका अमाउंट निकल रहा था, जो उसकी तरफ बैलेंस था, हमारे को देना था फर्म को, उसको हमने लोन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, मतलब समझ में आया ना आपको कि हमारे को उसको पैसा देना था एज ए फर्म, जो पैसा उसको देना था हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया, किसके प्रति, फर्म के प्रति, लोन में, ठीक है। मेथड ऑफ पेमेंट अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब दो मेथड होते हैं अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है। पेमेंट ऑन ड्यू अमाउंट इन लमसम, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इसका मतलब क्या है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, टाटा बाय बाय जा रहा है, भैया अपना पैसा एक साथ ले जा, कोई बैलेंस नहीं, कोई लोन नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक साथ ही उसको पूरा पैसे दे देंगे। तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और दूसरा होता है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट शेयर डेबिट बैलेंस। अगर सपोज करो उसका कोई डेबिट बैलेंस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो उससे देना नहीं है, उससे लेना है, भैया दे जा, तेरा पैसा बैलेंस है, उसको वापस दे जा। तो क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब फर्म में पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। वैसे देखो आपने जर्नल एंट्री कर रखी है 11th में, ठीक है, 12th के भी आपने एडमिशन सारी चीजें पढ़ रखी है, तो ये क्या डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये बार बार बताना कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में बच्चा फंस जाता है, ठीक है। पेमेंट इंस्टॉलमेंट, अब क्या है, यहाँ तो हमने उसे लमसम में पेमेंट कर दी, अब एक होता है इंस्टॉलमेंट में, जैसे उसके 50,000 रुपए है, भैया हम तेरे को 10-10 हजार रुपए करके 5 इंस्टॉलमेंट देंगे। लेकिन जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे ना किसी को, तो उसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक तो इंस्टॉलमेंट दोगे, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, और साथ में किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, जो आप उसके ऊपर क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो क्या एंट्री होगी, देखो किसमें, इंस्टॉलमेंट में। तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। पहले तो आप क्या करोगे, जो अमाउंट उसको देना है उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, लोन में। फिर क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की। अब ये क्या है, ड्यू की है, ये एंट्री किसके, ड्यू की, क्योंकि आप उसे अभी आप इंटरेस्ट दे नहीं रहे, इंटरेस्ट देते तो क्या होता, क्रेडिट में बैंक अकाउंट होता। तो ये किसकी एंट्री है, ड्यू की, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। आप नोट कर सकते हो इसे अच्छे से, ठीक है। फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर उसको पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट की, तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा और इंस्टॉलमेंट का भी अमाउंट होगा, ठीक है। पार्शियल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, अब ये क्या है, पार्शियल पेमेंट, कि आप उससे कुछ पैसा दे रहे हो, जो उसका अमाउंट निकला, रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर हो रहा था पार्टनर, उसका अमाउंट निकला, तो आप क्या कर रहे हो कि उसके सपोज करो 60,000 रुपए निकले, तो 60 में से 10 तो उसे कैश दे रहे हो, और 50,000 रुपए आपने फर्म के लिए क्या कर लिया, लोन ले लिया, मतलब उसके लिए उसका जो अमाउंट है वो लोन में खड़ा हो गया। तो एंट्री क्या करेंगे, जैसे हमारे को 60,000 रुपए देने हैं, ठीक है, तो 60,000 रुपए देने थे, 10,000 रुपए तो उसे हमने तुरंत दे दिए, क्या दे दिए, तुरंत दे दिए, भाई ले जा, कुछ तो ले जा यार। और बाकी 50,000 का क्या हो गया, लोन हो गया, किसके प्रति हो गया, फर्म के प्रति हो गया। अब फर्म के प्रति लोन हो गया, तो आप ये एंट्री करोगे, पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे, फिर साथ में क्या देते रहोगे। तो ये अलग अलग केस थे,
और ये दोनों मर्ज थे, ठीक है, समझ में आ गया आपको पक्के से, ठीक है। अब क्या होता है, रिटायरमेंट हुई है, अभी तक हमने जो पढ़ा या जो आपको पढ़ाया उसमें क्या बताया कि एंड में ही रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है, बीच में भी तो रिटायर हो सकता है ना पार्टनर, अगर बीच में रिटायर होगा तो उसको किस तरीके से उसका अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि अब 3 महीने बाद रिटायर हुआ तो 3 महीने का प्रॉफिट में भी तो हिस्सा चाहिए ना उसे, तो किस तरीके से निकाला जाएगा, उसके 2 मेथड है, दोनों आपको बताया जाता है, जरा ध्यान से देखिए। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इन बिटवीन द ईयर, अगर वो साल के बीच में रिटायर होता है, व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एवरेज ऑफ प्रॉफिट, पास्ट ईयर एंड प्रॉफिट, मतलब उसको पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, जो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस था उस हिसाब से उसको इस साल प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाएगा, उसकी एवरेज निकाल ली जाएगी। कैसे निकलेगी जरा देखो। एक अमृत है बंदा, 3/10 शेयर था उसका, रिटायर हो गया 30 सितंबर, मतलब कितने महीने बाद हो गया, 6 महीने बाद हो गया, ठीक है। इट वॉज एग्रीड द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। हमारे को उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा देना है किसके हिसाब से देना है, लास्ट अकाउंटिंग ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर कितना था, 2,40,000 रुपए। तो अमृत का शेयर कितना निकलेगा जरा देखो। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 2,40,000 रुपए। हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि इस साल का प्रॉफिट तो हमने असरटेन ही नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि 30 सितंबर को रिटायरमेंट ले ली और फर्म कब क्लोज होगी, फर्म क्या बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होगी, 31 मार्च को। तो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से उसको क्या दे रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं और उसको दे रहे हैं। कितना था, 2,40,000 पिछले साल का। अब वो कितने टाइम बाद रिटायर हुआ, 6 महीने बाद। उसका प्रॉफिट कितना था, 3/10 के लिए, तो हमने निकाला और उसका हिस्सा कितना आया, 18,000 रुपए आया, ठीक है ना। कितना हिस्सा आया, 18,000 रुपए। यहाँ पे लिखा भी है उसका कितना हिस्सा है, 18,000 रुपए। तो आप पिछले साल का प्रॉफिट देखेंगे, फिर उसका हिस्सा देखेंगे कितना था, 3/10, और किस टाइम के लिए वो रिटायर हो रहा है, 6/12 के लिए या 3/12 के लिए। 1 जनवरी को हो रहा है तो 3/12, 30 सितंबर को हो रहा है तो 6/12, उसके हिसाब से उसका अमाउंट कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड तो बता रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन पास्ट ईयर में भी अप्लाई टू द सेल्स ऑफ द करंट पीरियड। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने देखा पिछले साल प्रॉफिट हुआ, पिछले साल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट किस पे हुआ, सेल पे हुआ। तो आप उसी हिसाब से इस साल का प्रॉफिट इस साल की सेल के हिसाब से दोगे। क्या दोगे, पिछले साल का आपने देखा, पिछले साल सपोज करो फर्म को 20 लाख रुपए की सेल्स करी, अब फर्म को प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, तो 20 लाख का 2 लाख कितना होता है, 10%, तो कितना हो गया, 2 लाख पिछले साल का प्रॉफिट हुआ। अब उसका जो भी हिस्सा था, 2/10, 3/10, जितना भी था आपने दे दिया पिछले साल। अब भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे। जैसे अब साल के बीच में रिटायर हुआ, अब 3 महीने बाद हुआ, अब 3 महीने बाद कितनी सेल हुई है, तो आप पिछले साल के जो कैलकुलेशन थी उसी के हिसाब से करोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल 20 लाख रुपए वाज 2 लाख रुपए, मतलब पिछले साल 20 लाख रुपए की सेल हुई और कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए का। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 15 लाख रुपए, कितना हुआ, 15 लाख रुपए। प्रॉफिट ऑफ शेयर विल बी 60,000, ये आंसर निकलेगा। और वो कितने शेयर के लिए ये देख लेते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 20 लाख अपॉन 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 10% निकल रहा था। मतलब जो सेल हुई है, क्या जो सेल हुई है उसका 10% क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। क्या जो सेल हुई है उसका 10% क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। अब इस साल 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितने की सेल हुई, 15 लाख की। कितने की हुई, 15 लाख की। आपने उसका 10% पिछले साल की कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल गया, 15 लाख रुपए हो गया। अब 15 लाख का उसका हिस्सा कितना था, उसका हिस्सा था 4/10, तो आपने उसे 4/10 दे दिया, तो उसका हिस्सा कितना बैठा, 60,000 रुपए, ठीक है। बहुत आसान है, अगर पेपर में आएगा तो आप समझो आपको एक तरीके से फ्री के वो मिल रहे हैं, क्या नंबर मिल रहे हैं। तो आप इसको पीछे ध्यान से करिए, ठीक है। और अब अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है।